नाम फरहीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। बहुत कम उम्र थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा। मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दे दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम अज कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात में मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजार में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था। अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और किसी का जिस्म बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी कि पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो तू और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया था कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं, ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी थी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दें। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्द फट जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, उससे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे।
मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैंने पुरसुकून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा, तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती। अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ। वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाले आई तो मैंने काले कपड़े पहनने लिए। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, ये इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। अम्मी ने दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए और उस सूट के साथ चल जाए। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा, संभालना अपने आप को छुपा के बैठना। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा, 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थीं। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग ज्वाइंट फैमिली वाले हैं और उनका घर मर्दों से भरा हुआ है। क्या बनेगा तेरा? वहाँ तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो पूरी तरह से मुझ पर हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैंने बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पे बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा ना मनाइए, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी? ये तो सबसे छोटी है। वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत ही लायक है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने ये कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है। ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है। ये बिल्कुल वैसी लग रही है। ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम आपको कसम देने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या होता है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन कर कर कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने मुंह पर ही इनकार कर दिया था और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए, पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनकर रही और सिर्फ तेरी वजह से ही मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है।
میں نے کہا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مجھے پسند کر کے نہیں گئے، انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کہنے لگی، ارے پگلی، یہ آخری رشتہ تھوڑی تھا، تمہارے لیے اور بھی رشتے آئیں گے، تب تک تم یہ دوا کی گولیاں کھا کر سمارٹ بن جاؤ۔ پھر میری دوست چلی گئی۔ میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی۔ پھر میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پر تھوڑا رحم آ جائے، کیونکہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی میرے کمرے میں آئیں، انہوں نے میرے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا، بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ کون سی باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں جن کو تو کھا رہی ہے اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کر سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے۔ تو سب کو بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑی بڑی تاجر لڑکی ہوں۔ شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دی تھی اور اوپر سے پانی بہا دیا تھا۔ میں رونے لگی مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے مگر سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے۔ کوئی مجھ سے کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کی آنکھیں کمزور تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی۔ اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا، کیا تمہاری پہلے سے شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کر ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل آیا، اس نے کہا، ابھی تو شاید پورے آ ہی جائیں گے لیکن بعد میں تو کھلے کروانے پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس وقت وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے، اس کا دل مت دکھاؤ۔ میری ساس میری بہنوں کو ڈانٹ رہی تھی، میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میری بہن کا چہرہ ایسا ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی بہت بےعزتی کر دی ہو۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی، اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، اب مجھے ڈر لگنے لگا، اور میری ساس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت جذباتی ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے، اس لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ میں بالکل خاموش رہی، میں ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات تھی، میرا شوہر آنے والا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا۔
मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी। सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा तो उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी। अब वह सलवार और कमीज में था। उसने मेरा घूंघट उठाया और माशाल्लाह कहा और फिर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई, सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा, क्या मुझे इसका तोहफा पसंद आया। मैं चुप रही। फिर उसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई। अगला दिन आ गया। अब तक वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। शायद कोई उसे मुबारकबाद शादी की दे रहा था। कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया है। मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिल गई है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो, और बीवी पसंद की हो तो ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है। शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं इतनी पसंद आई हूँ और वो ऐसी बीवी चाहता है। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालिदा ने हमारे लिए एक पार्टी का एहतमाम किया। मैं अपने शौहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालिदा ने फ़ौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शौहर तुझे एक हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि एक हफ्ते में क्या, पूरी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा, क्या बात हो रही है आंटी, कोई परेशानी है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा। हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें की। उसने कहा कि जब से परीना मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी तो मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घूमने के लिए ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा, गाड़ी में तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शौहर तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है, और ये सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, और आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और इन्हें यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत ज़ख्म लगाए, पर मेरे शौहर ने वो सारे ज़ख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे थे, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से ये सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे अच्छा शौहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। उसे औरत की इज़्ज़त करने वाला मर्द बनाया है। आज मेरे 2 बेटे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटों की ऐसी ही तरबियत करूँ ताकि मेरी जैसी किसी लड़की को लोगों के